सजेशंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे क्या प्रोसीजर था, क्या इसकी कंपोजिशन थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या रोल प्ले किया, इसकी कंपोजिशन क्या थी, फिर इसके क्या कैसे फंक्शन करती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने हमारे देश को दो भागों में बांट दिया था, पाकिस्तान और इंडिया में, उस एक्ट के तहत क्या क्या चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस आए और अदर फंक्शंस। कुछ लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया, बट उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुछ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म किए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो कमेटीज़ हैं, जैसे मेजर कमेटीज़ हैं, कुछ माइनर कमेटीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? 1934 में एमएन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था और 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, हमें एक संवैधानिक सभा चाहिए एक, जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें। और ये लखनऊ सेशन में इन्होंने फर्स्ट टाइम डिमांड किया था 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैबिनेट मिशन प्लान के जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जहाँ वो संवैधानिक सभा सेटअप की गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान, जो 16 मई 1946 को आया था। हम इसकी रचना को देखेंगे, इसकी कंपोजिशन को देखेंगे। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे और उसमें से 292 इलेक्ट किए जाते थे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और 93 जो नॉमिनेट किए जाते थे वो प्रिंसिपली स्टेट्स द्वारा किए जाते थे नॉमिनेट। अब 292 और 93 ये लगभग बन गए 295 285 बन गए लगभग, और जो चार बच गए, जैसे 389 थे तो जैसे 292 और 93 हमारे मेंबर बन गए 385, और चार जो अपॉइंट किए जाते थे वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से किए जाते थे। चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस जैसे इस टाइम हमारे यूटीज होती हैं, तो उस टाइम कुछ ऐसे प्रोविंसेस भी होते थे जिनको अंग्रेज डायरेक्टली रूल कर रहे थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, वारवाड़, कुर्ग ये कर्नाटक का एरिया है, ब्रिटिश बलूचिस्तान, तो यहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव लिए गए थे। तो 292 तो लिए गए थे जिनको इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरों ने, और 93 जो लिए गए थे वो नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट्स द्वारा, और चार जो लिए गए थे वो प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव लिए गए थे, जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस होते थे उस टाइम। तो जो इनको कैसे दिया गया था, कैसे ये किसी एक सदस्य को, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के किसी एक सदस्य को चुनेंगे? हर एक प्रोविंस और हर एक प्रिंसली स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स में ग्रुप भी हो सकता, किन्हीं दो ग्रुप में, क्योंकि प्रिंसली स्टेट की कईयों की जनसंख्या कम थी ना, तो प्रिंसली स्टेट के मामले में ये ग्रुप भी हो सकता। उनको टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी गई थी एज पर दियर पॉपुलेशन। जैसे किसी स्टेट की पॉपुलेशन अगर 10 लाख है तो उसको एक सीट दी गई थी। अगर सपोज करो किसी प्रिंसली स्टेट की 10 लाख नहीं है और दो प्रिंसली स्टेट को मिला के 10 लाख बन रही है पॉपुलेशन, तो उसको उन दो प्रिंसली स्टेट्स को एक सीट दी गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। और ये जो सीट्स बांटी गई थी प्रोविंसेस को, ये एज पर कम्युनिटीज बांटी गई। मेन कम्युनिटीज कौन कौन थे? मुस्लिम और सिख तो जैसे पंजाब में होते थे, और जनरल इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उसी हिसाब से कि 10 लाख जहाँ की पॉपुलेशन होगी उनको एक सीट मिलेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें कि मेंबर थे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, जैसे हम कहेंगे कंपोजिशन कैसे की गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। जो प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते थे, जो लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे, ऑलरेडी लिमिटेड फ्रेंचाइजी द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, उनको अधिकार दिया गया था कि आप मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आप एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सदस्य चुन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बात खड़ी होती है, और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नॉमिनेट किए जाते थे। हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं जो प्रिंसली स्टेट को चला रहे उस टाइम के राजा होते थे, वो एक पर्सन को नामजद कर देते थे कि आप हमारी तरफ से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाओ। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड असेंबली थी, क्योंकि देखो कुछ तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो ब्रिटिश के सीधे कंट्रोल में थे
वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर होते थे, ठीक है, वो उन्होंने कुछ तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए थे, ठीक है, और कुछ कुछ नामजद किए गए थे प्रिंसली स्टेट्स द्वारा, और कुछ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंशियल से आए हुए थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी एक पार्शली इलेक्टेड वो थी, असेंबली थी, ये पूरी फुली इलेक्टेड असेंबली नहीं थी। अब फंक्शनिंग क्या थी, कैसे काम करती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? फर्स्ट जो इनकी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके जो अंतरिम जो प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। यहाँ पे एक बात और देना, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था वो एक फ्रेंच रूल के अकॉर्डिंग चुना गया था, क्योंकि ये असेंबली में ओल्डेस्ट मेंबर थी, इसी कारण इनको इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया था, क्योंकि ये सबसे सीनियर कैंडिडेट थे, वहाँ पे सबसे सीनियर मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया था, और वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बने थे HC मुखर्जी, और BN राव थे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में सलाह देगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था BN राव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसके फंडामेंटल्स क्या होंगे, इसकी फिलॉसफी क्या होगी, एक ऐसा रेजोल्यूशन असेंबली में पेश किया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, और ठीक है, फिर इसको यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया, बिना किसी मतलब सभी ने इसको अडॉप्ट कर लिया सर्वसम्मति से, जिसे हम कह देते हैं इसको। 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो इसके द्वारा पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया सर्वसम्मति से, और यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू को आने वाले टाइम में ये हमारा प्रेम्बल बना, ठीक है, आने वाले टाइम में जो आपका जो हमारा प्रेम्बल है वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे के बेस पे है। अब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया, हम तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 को बन गई, तो इंडिपेंडेंस एक्ट के आते ही जैसे अंग्रेजों की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत हमारे देश को दो भागों में बांटना था। जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ चेंजेस आए, जैसे जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे कुछ, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आए थे, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया था, तो उन्होंने अब ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और अप्रैल 28, 1947 को 6 जो प्रिंसली स्टेट थी, जो राजाओं द्वारा रूल की जाती स्टेट थी, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बन गई, ठीक है। और माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया, ठीक है, माउंटबेटन प्लान। तो इसके तहत और भी जो बाकी रह रहे थे हमारे देश में, जो रह रहे थे, जो पाकिस्तान वाले ने, जो हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे, उन्होंने भी, जो लोग थे जहाँ स्टेट्स थे, उन्होंने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। फिर मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमेन आल्सो एंटर द असेंबली। जो मेंबर मुस्लिम लीग पार्टी के थे, नो डाउट मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की पार्टी थी उस टाइम, तो जो इंडियन डोमेन में रह रहे थे, जिनका एरिया इंडियन टेरिटरी में आ रहा था, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया, ठीक है। फिर और मेजर चेंजेस क्या आए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को आया था। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये फुली सॉवरन, इसको फुली सॉवरन बनाया गया था, इसकी अपनी एक प्रभुसत्ता थी, ये इंडिपेंडेंट बॉडी बना देगा, और वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी, जिस टाइप का वो कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है उसी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी। ये कि फुली इंडिपेंडेंट और सॉवरन बॉडी बन गई थी, और इस एक्ट ने एम्पावर किया असेंबली को। आप अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कोई भी रूल रेगुलेशन बनाया गया इन रिलेशन टू इंडिया, अगर इंडिया के संबंधित कोई भी रूल रेगुलेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, आप उसको खत्म कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये पावर दे दी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पहले तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ही काम कर रही थी, इट वॉज नॉट वर्किंग एज ए लॉ मेकिंग बॉडी, ओके। तो अब पावर इसको मिली कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर सकती है। जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी, देखो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम तो करना ही करना है, पर देश का जो उस टाइम का टाइम चल रहा था, थोड़ा सरकारें चल रही थी, उसको वहाँ पे रूल रेगुलेशंस भी तो चाहिए, प्रेजेंट टाइम में रूल रेगुलेशंस भी तो चाहिए हमारे देश को चलाने के लिए। तो इसको एक और काम मिल गया कि आप लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करोगे,
ठीक है, इसको दो काम है, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम तो करेगी। अब ये ऑर्डिनरी जो रूल एंड रेगुलेशन से कंट्री को चलाने के लिए चाहिए होती हैं, उनका काम भी अब ये करेगी। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो एज ए कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तब तो उसका चेयरमैन होता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाने के लिए आती थी तब ये चेयर की जाती थी जीवी मावलंकर द्वारा। और ये प्रैक्टिस थी जो दोनों की भी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रैक्टिस और लेजिस्लेटिव एज ए बॉडी काम करना, ये प्रैक्टिस 26 नवंबर 1949 तक चली, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार नहीं हो गया, तब तक चली ये प्रैक्टिस। और चेंजेस क्या आए, अब देखो, जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो तो हमारे देश में रह रहे थे, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में को ज्वाइन कर लिया। जो मुस्लिम लीग मेंबर थे, जो पाकिस्तान में चला गया, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान में चलेगी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से विड्रॉ भी कर लिया, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से इस्तीफा भी ले लिया। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ थी जो हमारी असेंबली की, जो हमने आपको बताई थी 389, जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत फिक्स की गई थी, वो अब 299 रह गई। ठीक है, लगभग 90 जो हमारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चले गए, क्योंकि वो उनकी जो टेरिटरी थी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो पाकिस्तान में आ गई। ठीक है, और जो टोटल स्ट्रेंथ थी ब्रिटिश प्रोविंसेस की, जिनको ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता है, उनकी 296 हो गई। पहले तो 296 थी, अब वो 229 हो गई। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, पहले थी वो 93, अब 70 हो गई। अब प्रिंसली स्टेट्स हमारे 70 हो गई, और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनकी संख्या 229 हो गई। ठीक है, और अदर फंक्शंस क्या किए, देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और ऑर्डिनरी लॉज बनाने का, देश की गवर्नमेंट को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। और काम क्या क्या किया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, इन्होंने रेटिफाई किया इंडिया की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ में। इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर था, तो इन्होंने रेटिफाई किया कि हमारी मर्जी है, हम कॉमनवेल्थ में रहना चाहे जो ब्रिटिश की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश लोगों द्वारा बनाई गई, जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने रेटिफाई किया कि मई 1949 को रेटिफाई कर दिया कि हमारी मर्जी, हम चाहे कॉमनवेल्थ में रहना चाहिए चाहे ना रहना चाहिए। और नेशनल फ्लैग इन्होंने अडॉप्ट किया जुलाई 22 को 1947 को नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट किया गया इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा। फिर इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, अब इन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इन्होंने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया जनवरी 24, 1950 को। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अदर फंक्शंस परफॉर्म किए। यहाँ पे हम कमेटीज की बात करेंगे कि जो कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अपना काम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, जहाँ कोई जैसे अदर फंक्शंस में देखा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करने के लिए कई कमेटीज की जरूरत पड़ी। तो उन कमेटीज के चेयरमैन कौन थे और वो उन कमेटीज को किन किन कैटेगरीज में बांटा, ये हम पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे 8 जो हमारी मेजर कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उनके बारे में देखेंगे। यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, सरदार पटेल, जो प्रोविंशंस का जिसने संगठन करना था, उसके चेयरमैन थे इस कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1949 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और इंक्लूडिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें 7 मेंबर्स थे। तो हम देखेंगे कि इसमें 7 मेंबर कौन कौन से थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर। पहले तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। N गोपाला स्वामी अयंगर दूसरे इसके मेंबर थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे इसके मेंबर थे। डॉक्टर KM मुंशी चौथे इसके मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला 5वें इसके मेंबर थे। N माधवराव 6वें इसके मेंबर थे, और TT कृष्णा स्वामी चरी ये इसके 7 मेंबर थे, ये आपको ध्यान रखना था। और 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था इस कमेटी का। ठीक है, फिर उसके बिना जैसे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड मिनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी,
क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, इसके राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। जी हमने 8 मेजर कमेटीज़ का वर्णन यहाँ पे किया, इसका आपको ध्यान रखना है। ये मेजर कमेटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में इनके बारे में पूछे जाते हैं। अब हम माइनर कमेटीज़ की बात करेंगे। कमेटीज ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो छोटी छोटी कमेटीज थी। कमेटीज ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर। हाउस कमेटी बी पटाभी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के.एम. मुंशी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, टेम्पररी कमेटी नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए अडॉप्ट करने के लिए बनाई गई थी, राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। ठीक है। एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस वरदाचारी। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के ये मेंबर भी थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्रीडेंशियल्स कमेटी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। कमेटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इनके शायद सिर्फ मेंबर थे इन कमेटीज के, इनके कोई चेयरमैन नहीं थे। कमेटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फिर कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बी पटाभी सीतारमैया। ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस नालिनी रंजन सरकार। एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एस वरदाचारी। ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी, उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी, ये भी माइनर कमेटीज थी, इनके कोई मेन वो नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे, सिर्फ मेंबर थे। अब एक हमने आपसे ना मेजर कमेटी डिस्कस की थी यहाँ पे। मेजर कमेटी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड मिनॉरिटीज एंड ट्राइबल, ये वाली, ये 5th वन, ये दिस वन। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड मिनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जिसको हेड किया जा रहा था सरदार पटेल द्वारा। बट इसकी फर्दर सब कमेटीज भी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स थी, फंडामेंटल राइट्स को इसके साथ डील करने के लिए एक सब कमेटी थी, उसको कहा जाता, उसके चेयरमैन थे, सब कमेटी के उसके फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन थे जे.बी. कृपलानी। जो मिनॉरिटीज के लिए सब कमेटी थी उसके थे H.C. मुखर्जी। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, इसकी सब कमेटी थी, वो गोपीनाथ बारदोली थे इसके चेयरमैन। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम, इसके A.V. ठक्कर इसके चेयरमैन थे। ये सब कमेटी थी जो सरदार पटेल के चेयरमैनशिप के अंडर काम करती थी। तो ये हमने आज डिस्कस किया द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ पे ही अपना सेशन खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। अगर आपके कोई डाउट्स हैं हमारे इस कोर्स को, हमारे इस सेशन को लेकर, या आपके कोई भी फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।